Okay. नमस्कार, स्वागत है आपका डेली न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गैस सिलेंडर विस्फोट से 9 घरों में लगी आग, 50 लाख से ज्यादा की संपत्ति जलकर खाक। एक और बेटी चढ़ी दहेज की सूली, ससुराल वालों ने हत्या कर शव को जंगल में जलाया। और बूढ़ी गंडक नदी में तैरता शव मिलने से इलाके में सनसनी, नहीं हो सकी है मृतक की पहचान। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार 2 अपराधियों ने जर्दा कारोबारी को गोली मार दी। घटना नगर थाना से महज 200 मीटर दूरी स्थित तिलक मैदान रोड एजाजी मार्ग कुर्मी टोला की है। रविवार की शाम हुई इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार जर्दा कारोबारी गोविंद डोलिया पुरानी बाजार नाका काली कोठी से दुकान बंद कर अपने आवास कुर्मी टोला स्कूटी से पहुंचे थे। दरवाजे पर पहुंचते ही बाइक सवार अपराधियों ने गोविंद को पीठ में गोली मार दी। गोली लगते ही गोविंद मौके पर गिर गए। घर वालों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। सूचना पर नगर थाने की पुलिस के साथ डीएसपी टाउन रामनरेश पासवान भी पहुंचे। पुलिस ने मौके से एक खोखा भी बरामद किया है। जिस गली में यह घटना घटी है वो काफी कंजस्टेड है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अपराधी गोली मारकर तिलक मैदान की ओर भाग निकले। कयास लगाए जा रहे हैं कि अपराधी पहले से ही गोविंद की रेकी कर रहे थे। पुलिस लूटपाट की हर एंगल से जांच में जुट गई है। फिलहाल आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों से पुलिस अपराधियों का सुराग लगाने में जुट गई है। यहाँ पे हम लोग बगल में खेल रहे थे तो हम लोग देखे तो गोली का आवाज़ आया, तो हम लोग आके देखे तो तब तक एक बाइक वाला आके चला गया मार के, और एक और इनको लेके सब गया पीछे से। आए तक गिरे हुए थे? हाँ, गिरे हुए थे पीठ के बल। स्कूटी से थे या पैदल? स्कूटी से थे। स्कूटी पर? हाँ। कहाँ पर गोली लगा था? पीठ के पीछे। पीठ के पीछे? हाँ। बाइक सवार किधर भागा? लेफ्ट या राइट भागा, यहाँ से सीधे गया था। ये कौन गली है? ये तिलक मैदान रोड कुर्मी टोला और एजाजी मार्ग वाली गली है ये। तो ये रास्ता भी है तिलक मैदान जाने का? एक इधर से है और एक 2 आगे से है। बाइक सवार किधर भागा? इस तरफ भागा कि उस साइड तिलक मैदान पे? हाँ। आवाज आया, हम टीवी देख रहे थे, नीचे उतरते आए तो आए तब तक मोटरसाइकिल से उनको अदल बदल वाला लाते ले जा रहा था। क्या देखे वहाँ पर? वहाँ सीधे इन पर खून बहते हुए देते। गोली मारते? गोली मारते उठते नहीं देते, खून बहते हुए देते। अच्छा, फिर उस समय से रोडे पर है। कई राउंड गोली चला? एक ही राउंड चला है। एक राउंड। गाड़ी उड़ी भागते हुए नहीं देखे? किधर? कुछ नहीं। कोई नहीं था, मोहल्ला सन्नाटा था। हाँ सर, मोहल्ला सन्नाटा था, संडे का दिन है और वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा रहता है। उसके बाद वहाँ से लेके और रवि देवरा के घर तक पूरा कोई दुकान उकान नहीं है और लाइट भी थोड़ा अंधेरा रहता है वहाँ पे। जो इनको लगा है कौन है, उनको जानते हैं? वो तो मेरे मोहल्ले वासी हैं, गोविंद जी। गोविंद क्या करते हैं? वो शिखर व्यापारी हैं। शिखर शिखर व्यापारी हैं। अच्छा, और भागने का किधर रास्ता है? इधर एजाजी मार्ग में? यहाँ से तो बहुत सारा रास्ता है। ये गली है, फिर से एक वो पतला वाला गली है जो निकलता है इंडो नेपाल के पास। एक गली निकलता है रामसर की तरफ। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना इलाके के कटेश्वर पंचायत में रविवार की दोपहर घरेलू सिलेंडर विस्फोट हो गया। इससे देखते देखते आसपास के 9 घरों में भीषण आग लग गई। विस्फोट गणेश राय के घर में हुआ था। उसका घर अर्धनिर्मित था। गांव में कोहराम मच गया।
जान माल और बच्चों की सुरक्षा में जुट गए, लेकिन आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते देखते 9 घर जलकर राख हो गए। स्थानीय लोगों ने पानी और बालू मिट्टी से आग पर काबू पाने का प्रयास किया। करीब 45 मिनट बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक 50 लाख से अधिक की संपत्ति का नुकसान हो चुका था, लेकिन जान माल की क्षति नहीं हुई। जानकारी के अनुसार स्थानीय गणेश राय के घर में सिलेंडर विस्फोट हुआ, जिससे अगल बगल आग फैल गई। आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि पहले शॉर्ट सर्किट से आग लगी, तब सिलेंडर विस्फोट हुआ था, जिसके बाद आग की लपटों ने 9 घरों को अपने आगोश में ले लिया। गणेश राय ट्रक का चालक है। उसने घर बनाने के लिए अपने मालिक से 7 लाख रुपए कर्ज के तौर पर लिया था। उसके घर में रखे 7 लाख रुपए कैश, जेवरात, इलेक्ट्रॉनिक सामान समेत 15 लाख की संपत्ति जलकर राख हो गई। वहीं बगल के उमेश राय अपनी बेटी की शादी अगले महीने करने वाले थे। घर में कैश के अलावा बेटी को देने के लिए जेवरात रखा था। आग लगने से उन्हें भी करीब 15 लाख का नुकसान हुआ है। कैश और जेवर समेत अन्य कीमती कपड़े जलकर राख हो गए। टीवी एलसीडी रहे, डिश रहे, बर्तन बासन रहे, गहना रहे, चारों के बजरंग बली रहे, हमर रहे मंगलसूत्र, अथी 4 गो जितिया रहे, 2 गो सिकरी रहे, 2 गो सिकरी रहे चांदी के। बाप रे, अब बउआ सके एता गो बजरंग बली रहे, 3 जोड़ा पाल रहे, डिस्को रहे कान में के, 3 जोड़ा रहे टॉप। बाप रे बाप, सब जल गेला गे मैया। कितना का होगा? बाप रे 60-70 हजार के रहे, 7 लाख रुपया रहे। घर बनावेला, बालू गिट्टी बनावेला, अथी बालू गिट्टी गिरावेला रखल रे बाप। कैसे भी जल गया? तो बाप रे बाप 7 लाख रहे रे बाप। क्या क्रेन से घटना हुआ? तो क्रेन से कितने मतलब क्षति हुआ? 9 घर क्षति हुआ। 9 घर क्षति हुआ। लगभग कितना का संपत्ति का नुकसान हुआ? 20 लाख से नुकसान हुआ। कि नुकसान में क्या क्या नुकसान हुआ है सो बताइए। गहना, गठी, कपड़ा लता, अनाज, पानी, ये सब नुकसान। क्या अभी रहने के लिए आपके पास कोई छत है? कुछ नहीं है। नहीं है। किस पंचायत से आप आते हैं? कटेसर पंचायत। मुजफ्फरपुर में फिर एक बेटी दहेज की सूली चढ़ गई। ससुराल वालों ने उसकी हत्या कर लाश को जंगल में जला दिया। घटना तुर्की ओपी क्षेत्र के भुथी गांव की है। पुलिस ने शनिवार की देर रात अधजले शव को चिता से उठाया। पुलिस के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। शव जलाने वाले सभी लोग भाग निकले। पानी की मदद से चिता बुझाई गई। फिर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। शव की पहचान गाँव के ही दिनेश कुमार की पत्नी 26 वर्षीय नीलू कुमारी के रूप में हुई है। घटना की सूचना वैशाली जिले के भगवानपुर से उसके मायके वाले भी पहुंचे। पुलिस पूछताछ में दहेज के लिए हत्या करने का आरोप ससुराल वालों पर लगाया है। फिलहाल घटना के बाद मृतका का पति समेत अन्य लोग फरार हैं। देर रात उसके घर पर छापेमारी की गई थी, लेकिन वहां कोई नहीं मिला। पुलिस की पूछताछ में पता लगा कि नीलू की शादी 1 वर्ष पूर्व हुई थी। उसने हाल में 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। महिला के भाई अनिकेत कुमार का कहना है कि बहन के ससुराल वाले दहेज में रुपए और बाइक की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी आर्थिक हालात उतनी अच्छी नहीं थी कि दहेज दे पाते। इसी कारण ससुराल वाले उनकी बेटी को प्रताड़ित किया करते थे। बताया जा रहा है कि देर रात आरोपियों ने उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद साक्ष्य छुपाने के लिए जंगल में ले जाकर उसका शव जला रहे थे। उसे चिता पर लिटाकर आग भी लगा दिया गया था। इसी दौरान किसी ने पुलिस को कॉल कर इसकी जानकारी दे दी। स्थिति वही था कि माहौल वहाँ पे जो भी पड़ोस के पब्लिक था वो लोग शांत थे और अपना वो जो काम था बॉडी को जलाने का वो अपना जला रहा था। तो हम लोग वहाँ एक बगल का चौकीदार है जो उसके परदारे में है, तो भी वहाँ खड़ा होकर जलवा रहा था। तो हम लोग जब गए तो वहाँ देखे तो उस पर हम लोग जब भर के मारने के लिए तो हाल से फिर दूसरे प्रशासन को फ़ोन किया, तो फिर प्रशासन आया तो हम लोग को साइड में बुला के उझराने का काम किया जब तक इधर जल जाएगा। फिर हम लोग नहीं माने, हम लोग गए उधर देखे तो वही लाश मिला जो हम लोग निकाल के फिर उसको पानी से बुझा के फिर मेडिकल लाए पोस्टमार्टम के लिए थाना के साथ। क्या लग रहा है जी? क्या लग रहा है? क्या लगेगा, न्याय चाहिए हम लोगों का। पहले मारा जी, वही 2 बजे के आसपास में बात हुई थी लड़की से, तो ऐसा कुछ नहीं बताई थी कि हमको कोई चीज़ का दिक्कत नहीं है। और वो तो मतलब जब से शादी हुआ तब से वो मतलब समझिए कि जो दुखी थी
बट लेकिन बता नहीं रही थी माँ बाप डिमांड हो को। रहा था? डिमांड हुआ कि वही जैसे मझली बहन को शादी हुआ था ना 2 साल पहले, वह जो मिला ना उसको वही देख के बोलूँ हमको भी चाहिए। क्या क्या मांग कर? गाड़ी मांग रहा था और उस समय गाड़ी दे चुके हैं, फिर गाड़ी मांग रहा था कि नहीं 5 साल पहले दिए थे, अब गाड़ी दूसरा चाहिए। और 4 लाख रुपया उसको भी मिला तो हमको भी चाहिए। अच्छा, तो कहने जी, और सिचुएशन उस समय का जैसा था वैसा मिला था उसको, सबका समय के हिसाब से ना मिलता है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम लोग मांग न्याय चाहिए। लाश जलाने से पहले सूचना दी गई थी? नहीं, कोई सूचना। रातों रात लाश जलाने का क्या मतलब? रातों रात ये कि वो खुद से कांड करके देखा कि मैं लाश को छिपा देता हूँ, इसको कोई खोज खबर करने वाला नहीं मिलेगा, और लास्ट में बोल देंगे कि फरार हो गया, किसी के साथ भाग गया, यही ना अफवाह कर सकते हैं। न्याय चाहिए जी। हमको उसी जगह के आदमी से फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा घटना हो गया है, तो हम लोग गए वहाँ पर 2-3 आदमी से, तो पूरा घर खाली था, कोई नहीं था। तो हमारे सब आदमी को फ़ोन किए, अंकल लोग को, मामा लोग को, गए वहाँ पर तो कोई आदमी नहीं, और प्रशासन उधर से घूमते हुए आया और बोल रहा है कि क्या हुआ क्या हुआ। और उसके बाद एक अबैक वो अपने मोबाइल में वीडियो दिखा रहा है कि आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं, लाश तो जला दिया। हम लोग पूछे कहाँ जला दिया, तो वीडियो दिखाया। उसके बाद हम लोग वीडियो देखे और गाछी में गए, आम के बागान में, वहाँ पर गए तो लाश जल रहा था। उसके बाद हम लोग जैसे तैसे लाश को निकाले अंदर से, तो आधा शरीर जल गया है और आधा हम लोग निकाल लिए। उसके बाद यहाँ पर लाए। जब हम वो डेट करेंगे तो सूचना दिया गया था आपको? नहीं, हम लोगों को कोई सूचना नहीं दिया गया। कैसे पता चला आपको? हमारी वहीं पे मामा की लड़की रहती है इधर, तो उसको थोड़ा मोड़ा सा भनक मिला था, तो वही कंफर्म की कि हाँ आइए यहाँ पर ऐसा सा हमको सूचना मिला है। क्या किया वो, कैसे पहले मारा, उसका क्या किया? उसको मालूम नहीं कि गला दबा के मारा कि क्या किया, कुछ कंफर्म नहीं हम लोग, क्योंकि हम लोगों को तो लाश देखने का नसीब ही नहीं हुआ। जब जल रहा था तो हम निकाले उसको। संभावना क्या है? संभावना कि दहेज के मामले में उसको मारा गया। 2 साल से डिमांड मांगा जा रहा है? 4 लाख रुपया एक गाड़ी। 4 लाख रुपया एक गाड़ी। तो हम लोग खुशी से उसको अपना जो उचित था जो बर बिछौना होता है वो उसको दिए रहने के लिए। हाँ, फॉर्चून का जो सामान है वो दिए उनको, किचन का जो सामान है मिला। उसके बाद वो डिमांड कर रहे थे। क्या साल पहले शादी हुआ? वो लगभग 4-5 साल हो गए। 5 साल हो गए। यहाँ पर लाश जलता वहाँ पर शमशान घाट है क्या? नहीं, वो गाछी है, आम का बागान है पूरा। आम का? जी। कौन कौन मारा, नाम बताइए। लड़का था दिनेश कुमार, उसका भाई रमेश, उसके पिताजी वासुदेव राय। मुजफ्फरपुर के अखाड़ा घाट पुल के नीचे एक शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। शव बूढ़ी गंडक नदी में उपला रहा था। उपलाते हुए शव किनारे पहुंच गया। शव को किनारे देख इलाके के लोगों में सनसनी फैल गई, जिसके बाद मौके पर आसपास के लोग पहुंच गए। इस मामले की सूचना सिकंदरपुर ओपी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। शव के ऊपर कुर्ता व एक गमछा था। पुलिस ने आशंका जताई कि व्यक्ति की करीब 1 सप्ताह पहले मौत हुई होगी। शव पूरी तरह से फूल गया है। शव के पास से किसी भी तरह का कोई कागजात नहीं मिल सका है। उसकी पहचान करने की कवायद की जा रही है ताकि उसके परिजनों से संपर्क साधा जा सके। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की छानबीन में सिकंदरपुर ओपी पुलिस जुट गई है। अखाड़ा घाट पुल के नीचे एक अज्ञात शव पाया गया है, जिसको तैरते हुए देखा, माने पब्लिक लोगों ने देखा, तो हम लोग उसको जा करके शव को किनारे किया और उसको माने गाड़ी पर लाद करके अत्यंत परीक्षण के लिए एसकेएमसीएच लेके पहुंचा रहा हूं। क्या स्थिति में शव था? सब पानी में फूला हुआ था, पट्टे लेटा हुआ था। देखने से क्या लग रहा है, किस तरह का दिख रहा है? माने 6-7 दिन से ऊपर का ये सब हमको अपना जो प्रतीत होता है कि हाँ, शरीर पर वस्त्र है, कमर से नीचे वो नंगा था, जो माने ऊपर निकालने के बाद दिखा गया। उम्र क्या होगा लगभग? उम्र औसतन हमको तो 50 प्लस ही लगता है, हमको अनुभव जो होता है, लेकिन पानी में फूले होने के कारण इस उम्र स्पष्ट हम बता नहीं सकते। आगे क्या कार्रवाई की जा रही है ओपी के द्वारा? ओपी के द्वारा आगे यही कार्रवाई की जा रही है कि सबको गाड़ी पर लाद करके हम लोग एसकेएमसीएच
पहुंचा रहे हैं पोस्टमार्टम घर। कोई पहचान हुई है? कोई पहचान नहीं है, अज्ञात है। कुर्ता उर्ता पहने हुआ है क्या? हाँ, कुर्ता पहने हुए, सफ़ेद कलर का है कुर्ता। गमछा भी है? एक गमछा था ना, गमछा एगो था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरेंद्र कुमार सिंह हुआ। मुजफ्फरपुर शहर के गोला रोड स्थित दुर्गा मंदिर के समीप शनिवार की देर रात आभूषण कारीगर राहुल कुमार को बदमाशों ने चाकू से गोद कर लहूलुहान कर दिया। हमलावर चाकू मारने के बाद बनास बैंक चौक की ओर बाइक से फरार हो गए। जख्मी राहुल बालूघाट रोड नंबर 4 का रहने वाला है। खून से लथपथ स्थिति में स्थानीय लोगों की मदद से परिजनों ने उसे इलाज के लिए बैरिया स्थित मां जानकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। उसके पेट और इसके आसपास चाकू से कई बार वार किया गया है। घटना की सूचना पर टाउन थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना को लेकर स्थानीय लोगों से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन किसी ने स्पष्ट जानकारी नहीं दी। घायल राहुल ने बताया कि रात आभूषण मंडी से घर लौटने के दौरान दुर्गा मंदिर के पीछे एक चाय की दुकान पर पहुंचा था। दुकान पर बैठने को लेकर एक युवक से उसका विवाद हुआ था। विवाद करने वाला युवक वहां से उठकर चला गया था। जैसे ही राहुल चाय की दुकान से बाहर निकला कि बाइक सवार 2 युवक पेट में चाकू घोंटते हुए भाग निकले। इधर घायल राहुल के बड़े भाई रंजन कुमार ने गरीब स्थान सानिक मोहल्ला माली गली निवासी नितिन पाठक और प्रिंस पाठक समेत 4 अज्ञात के खिलाफ नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में नितिन पाठक ने ही नशे की हालत में राहुल को चाकू मारी है। फिलहाल नगर थाने की पुलिस ने नितिन के भाई प्रिंस पाठक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी नितिन पाठक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। रात में हम दुकान पर आकर आ रहे थे, 2 लड़का था, आ रहे थे, पीछा किया। पीछा करने के बाद बिना मतलब खड़ा खोजा, खोजने के बाद बात की, पीछे से आया, सीधा पार कर दिया चक्कू। पहचानते थे कौन है? वहाँ पहचानते, रोड पे दिखते थे हमेशा। देखते थे? कौन मोहल्ले का है उसका? गरीब स्थान माली गली का। कोई चीज का विवाद हुआ चल रहा है क्या आपका? नहीं, कोई विवाद नहीं था। लूटने की कोशिश किया? कोई चीज लूटने की कोशिश नहीं की, बिना मतलब कर रखा खोजा, पीछे से आया। कौन गाड़ी से था? गाड़ी से नहीं था, पैदल था। आप कौन चीज थे? हम भी पैदल थे, हम आ रहे थे उधर दुकान से। रात में हुआ, हमको मालूम चला है कि ये आ रहा था दुकान से, तो फल फूल किनने के लिए, मतलब कुछ जा रहा था, सामान कुछ लिए हुए थे। तो ये सामान कुछ लिए हुआ था, तो शायद इससे बसा बसी किया। 2 आदमी था इसके साथ बसा बसी किया, तो ये छुड़ाने गया ना, बस उसी में इसके चाकू मार दिया। बस ये हमको जानकारी हुई, तो हम आए तो देखे, फोन आया भाई का, हमको दूसरा आदमी से मालूम चला है जी ऐसे ऐसे बात है, इसको मार दिया गया है, जो चाकू लगा हुआ। तो मुँह पे आए तो देखे तो यहाँ पे चाकू लगा, मोबाइल चाकू तो लगा हुआ है, 2 चाकू लगा हुआ है। उतना हम देखे नहीं अभी तक। क्या स्थिति तो सवेरे बहुत नाजुक था। अभी तो देख रहे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं अब क्या है नहीं है। उन लोग किया होगा, क्या लग रहा है? इसके बारे में हमको जानकारी नहीं। माली गली का 2 लड़का बता रहा है। माली गली का 2 लड़का बता रहा है, एक लड़का भी था तो वो गवाही में बना हुआ है, और वो चिन्हा उना है तो बताया गया है। साथ था ना वो लड़का है। क्या नाम है लड़का का जो घायल है? राहुल कुमार। जो उसके साथ था उसका क्या नाम? उसके साथ तो उसके नाम हमको नहीं पता है। कहाँ का रहने वाला है राहुल कुमार? बालूघाट का रहने वाला। रोड नंबर 4। रोड नंबर 4 पे क्या करता है? कारीगरी करता है। कहाँ? पुरानी बाजार चौक। सोनार का है? तो सोना चांदी वाला। इसके साथ जो लड़का तो उसका नाम नहीं जाना? नहीं, उसके साथ जो लड़का। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर से अतिक्रमणकारियों पर प्रशासनिक बुलडोजर चलने की कवायद शुरू कर दी गई है। नदी किनारे बसे लोगों को नोटिस भी कर दिया गया है कि वो मोहल्ला जल्द ही खाली कर दे। इधर पुरानी गुदरी बहलखाना पोखर के किनारे बसे अतिक्रमणकारियों को भी हटने का नोटिस नगर निगम के द्वारा कर दिया गया है, क्योंकि ये पोखर का जल जीवन हरियाली अंतर्गत सौंदर्यीकरण का निर्णय लिया गया है। रविवार को स्थानीय पूर्व पार्षद मुकेश विजेता के नेतृत्व में मोहल्ले वासियों ने बैठक की। बैठक में निर्णय लिया गया कि किसी भी हाल में इस जगह को खाली नहीं किया जाएगा।
अतिक्रमणकारियों का कहना है कि पहले सरकार बताए फिर उखाड़े। पिछले मेयर साहब आए हुए थे, जो यहाँ पर गरीबों को उजाड़ने के मुद्दा पर नोटिस जो निकला था, तो इसके लेकर के मेयर साहब आए हुए थे। उसके बाद हम लोग का ये पहला बैठक है। इस आगे नहीं उखड़े, इसके लिए हम लोग बैठ के आगे का निर्णय लेने के लिए बैठे हुए हैं। क्या और डिसीजन लिए आगे की अभी डिसीजन यही है कि सरकार हम लोग की बात सुने, और नहीं सुनेगा तो गरीब आदमी आखिर जाएगा कहाँ। सरकार का कहना है कि किसी भी आदमी को उजाड़ने से पहले उसको बसाना है, और बेगर बसाए हुए अगर उजाड़ता है तो गरीब आदमी जाएगा कहाँ। तो गरीब आदमी रोड पर आ जाएगा और आत्मदाह करेगा। मरने के अलावा अब सरकार चाह रहा है कि आदमी मरिए जाए, तो आदमी आत्मदाह करेगा, तो सामूहिक आत्मदाह करेगा, लेकिन खाली नहीं करेगा। खाली कैसे कर देगा? कहीं भी व्यवस्था कर दे, उसके बाद जहाँ कहे हो जाएगा, खाली कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कम से कम 200 के लगभग में परिवार है, और पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा है। नोटिस कब दिया गया? नोटिस 17 तारीख को आया था। पब्लिक किसी को नहीं मिला है, किसी भी घर वाले को नोटिस नहीं मिला है। लेकिन ये नोटिस जो है, एक नोटिस आया है 17 तारीख के डेट में कि लोग को हम लोग सूचना दे दिए कि 15 दिनों के अंदर में खाली कर दें। और दूसरा जो है सो सूचना SDO नगर आयुक्त है सो लिखे हैं SDO साहब को कि पुलिस बल यहाँ पर दिया जाए पर्याप्त मात्रा में, ताकि लोग के झोपड़ी उजाड़ा जाए। तो एक बैग कभी भी आ जाएगा, इसलिए लोग आगे लड़ाई लड़ने के लिए ये बैठक किया गया है। और आगे तेज़ लड़ाई होगा, और हर जेल भी जाना पड़े उसके लिए लोग सब तैयार है, और जो लड़ाई लड़ा जाएगा उसके लिए हम लोग तैयार है। पाकिस्तान के लाहौर स्थित कटासराज महादेव मंदिर और श्री राम के पुत्र लव की समाधि स्थल पर पूजा और दर्शन के लिए सरकार द्वारा चयनित मुजफ्फरपुर के आचार्य चंदन उपाध्याय, अमित कुमार, कृष्ण कुमार प्रभाकर, मनीष कुमार और पवन कुमार मेहता को रविवार को पुरानी बाजार स्थित खत्री भवन में खत्री महासभा मुजफ्फरपुर की ओर से अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर सभा के अध्यक्ष अश्विनी खत्री, महामंत्री BK उपल, कोषाध्यक्ष अनुभव मुकेश मेहता सहित काफी संख्या में लोग मौजूद थे। आज खत्री सभा मुजफ्फरपुर की ओर से एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुजफ्फरपुर के पावन धरती से बाबा गरीबनाथ के धाम से 5 लोग चयनित हुए हैं। ये लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान मैत्री के तहत वहाँ पर एक बहुत पौराणिक मंदिर है शिव जी का, कटासराज, कि कहते हैं कि शिव जी के नेत्र से जो आंसू गिरे सती की, जब वो सती हो गई उनकी पुत्री, तो ये वहाँ पे वो जहाँ पे सरोवर वहीं पर शिव जी का मंदिर है, पौराणिक है। वहाँ 200 लोग का जत्था जाने का इस बार हिंदुस्तान से जा रहा है। इसमें 5 लोग मुजफ्फरपुर के जा रहे हैं, जिसमें कि अध्यक्षता कर रहे हैं आचार्य चंदन उपाध्याय जी के, और हमारे समाज के पवन कुमार मेहता जी भी जा रहे हैं। तो उनका हमने सम्मान किया, उनको शुभकामनाएं दी कि यात्रा उनकी सफल हो, और वहाँ से जो आशीर्वाद लेके आए तो हम लोग को भी लेके आशीर्वाद दें। रविवार को रामा मेमोरियल फाउंडेशन की ओर से जुरन छपरा रोड नंबर 2 में एक दिवसीय स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 25 रक्तवीरों ने रक्तदान किया। फाउंडेशन के संस्थापक अंकित भारद्वाज ने कहा कि जरूरतमंदों के लिए हमेशा रक्तदान करना चाहिए। इससे 3 लोगों की जान बचती है और हमारे शरीर को अनेकों फायदे होते हैं। मौके पर प्रसिद्ध फिजिशियन डॉक्टर चंदन कुमार, पूर्व अधीक्षक सुनील शाही सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। हमारी रामा मेमोरियल फाउंडेशन आदरणीय दादी माँ स्मृति से रामा देवी के पुण्यतिथि के तौर पे ये खोला गया है, जो संस्था गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क इलाज, मुफ्त इलाज चिकित्सकों के द्वारा, शहर के जो भी हमारे ब्रांडेड चिकित्सक हैं, जैसे फेमस फिजिशियन डॉक्टर चंदन भैया हो गए, सभी लोगों का सपोर्ट हमारे साथ रहता है। तो ये संस्था से मुफ्त ब्लड और मुफ्त इलाज, साथ ही साथ मुफ्त शिक्षा हम लोगों को देना चाहते हैं। इसी कायम कड़ी में आज हमारे इस संस्था का अनावरण है एक ब्लड डोनेशन कैंप के साथ, जो हम यहाँ पे कर रहे हैं जुरन छपरा में।
जो हमारे बड़े भाई वल्लभ प्रतीक भैया सभी लोगों का साथ हमारे साथ रहता है। तो इस संस्था में करीब हमारा टारगेट है कि आज 40 यूनिट 50 यूनिट के आसपास रक्त संग्रह करें। अभी रक्तदान चालू भी है, अभी जारी है। हाल ही में 12 बज चुका है, अभी 12 साढ़े 12 के आसपास हमारे सभी डोनर आ रहे हैं। शाम 5 बजे तक हमारा ये रक्तदान शिविर चलेगा, जिसमें आप लोगों के सहयोग से हम कोशिश करेंगे कि 40 से 50 यूनिट तक का रक्त संग्रह करें और लोगों का मदद इससे शुरू करें। ये संस्था हमारे लिए एक स्मृति से दादी माँ जो कि हम एग्जाम दे रहे थे, उसी के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई थी, उन्हीं के लिए ये संस्था हमने बनाया है। क्योंकि अगर हमारे द्वारा किसी से मदद होता है तो हम हमेशा तन मन धन समर्पण के साथ उनका मदद करेंगे, मुजफ्फरपुर के लिए मदद करेंगे। हम BHU से पास आउट हैं और वहाँ से यहाँ आए हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए सेवा करने के लिए, इसलिए यहाँ सेवा हमारा जारी रहेगा। हमारे बड़े भाई सभी लोग हमारे साथ हैं। रविवार को प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एवं रोटरी अमरपाली के संयुक्त तत्वाधान में आमगोला स्थित विश्वविद्यालय में निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर BL सिंघानिया के द्वारा चैरिटेबल क्लिनिक के लिए हीमोग्लोबिन की जांच हेतु उपकरण दिया गया। शिविर में शहर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर BL सिंघानिया, डॉक्टर रामजी प्रसाद, डॉक्टर HN भारद्वाज, डॉक्टर नवीन कुमार सहित शहर के कई प्रसिद्ध डॉक्टर मौजूद रहे। शिविर में सैकड़ों लोगों को स्वास्थ्य जांच कर दवा दिया गया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एंड रोटरी क्लब ऑफ अमरपाली के तत्वाधान में चैरिटेबल साप्ताहिक क्लिनिक गत 12 साल से चल रहा है। आज का विशेष आयोजन किया गया मेगा हेल्थ चेकअप, जिसमें लोगों का ब्लड शुगर, हीमोग्लोबिन और अन्य जांच कराया जा रहा है। इसमें शहर के प्रख्यात चिकित्सक प्रोफेसर डॉक्टर BL सिंघानिया, प्रोफेसर डॉक्टर HN भारद्वाज, प्रोफेसर डॉक्टर रामजी प्रसाद, डॉक्टर नवीन कुमार, डॉक्टर राजेश कुमार, श्रीमती शोभना चंद्रा ने इसमें पार्टिसिपेट किया और मरीजों को का देखभाल हुआ और उनका जांच हुआ। अभी तक लगभग 50 लोगों का शुगर और हीमोग्लोबिन वगैरह का भी जांच किया गया। और ये हीमोग्लोबिन का मशीन है, आज इस हॉस्पिटल को प्रोफेसर डॉक्टर BL सिंघानिया द्वारा प्रदान किया गया है। बिहार सिविल सोसाइटी और सहयोगी संगठन राष्ट्रीय जनजन पार्टी, युवा संघर्ष शक्ति, भूमियार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन, सेवा समन्वय समिति, काटी विकास संघर्ष समिति के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधि गण की रविवार को अखाड़ा घाट रोड स्थित श्री राम जानकी मंदिर परिसर में एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल अखोरवा कांड की समीक्षा की गई और दुर्घटना के 3 माह बीत जाने के उपरांत भी अस्पताल प्रबंधक, जिला प्रशासन एवं बिहार सरकार द्वारा मरीजों को किसी प्रकार की राहत और सहयोग नहीं दिए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया गया। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल द्वारा मोतियाबिंद ऑपरेशन में दर्जनों मरीज के अंधेपन का शिकार होने के 100 दिन पूरा होने के उपलक्ष्य में आगामी 2 मार्च को काला दिवस मनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। अस्पताल के प्रवेश द्वार से काले झंडे और बैनर के साथ समाहरणालय तक आक्रोश मार्च निकालने और बिहार सरकार के महामहिम राज्यपाल के नाम 5 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से देने का निर्णय लिया गया। मौके पर सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष आचार्य चंद्र किशोर प्रसाद, राष्ट्रीय जनजन पार्टी के जिला अध्यक्ष मुकेश कुमार श्रीवास्तव सहित सभी संगठनों के दर्जनों लोग मौजूद रहे। बिहार सिविल सोसाइटी की बैठक मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में जो आंख फोड़ने का कांड हुआ है उसकी समीक्षा के लिए है और फिर उसका जो 100 दिन पूरा हो रहा है उस दिन के कार्यक्रम को तय करने के लिए इस बीच में जो मेरे साथ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ आई हॉस्पिटल के कर्मचारियों ने मिसबिहेव किया है उस पर भी संवाद हुआ है और काफ़ी बृहद चर्चा के बाद ये तय हुआ है कि 2 मार्च का जो ये कार्यक्रम होगा काला दिवस का वो काफ़ी प्रचंड होगा और मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल से निकलेगा काला दिवस का जुलूस, आक्रोश मार्च, और वो DM तक आकर के वहाँ माननीय राज्यपाल बिहार सरकार को के नाम एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। उसमें काले झंडे लहराए जाएंगे, तख्तियाँ होंगी और उस कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाया गया है श्री अनय राज जी को, जो युवा संघर्ष शक्ति के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं और हमारे जो बिहार सिविल सोसाइटी के साथ सहयोग कर रहे हैं, इसमें जितने भी संगठन सहयोग कर रहे हैं उसके एक प्रतिनिधि यानी 5 सदस्यीय इसमें कमेटी बनी है, 5 संगठनों के प्रतिनिधि इसमें हैं। दूसरा तय हुआ है कि इसमें जो न्यायिक प्रक्रिया चल रही है उसको हम लोग निरंतर वॉच करते रहें और उसमें जहाँ कहीं भी
इंटरवेन करने की आवश्यकता हो तो उसको हम लोग इंटरवेन करेंगे अपने वकील के माध्यम से, जिसमें कल जो है एक सुनवाई होने वाली है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के यहाँ, जिसमें आई हॉस्पिटल खोलने के लिए एक याचिका दिया गया है। तो उसमें उसको वॉच करेंगे हमारे वकील और क्या डिसीजन आता है उसके बाद उसमें इंटरवेनर की भी भूमिका निभाई जाएगी। रविवार को नोनिया चेतना मंच की ओर से अखाराघाट रोड में एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें आगामी 1 मई 2022 को चंपारण सत्याग्रह के महान स्वतंत्रता सेनानी मुकुटधारी प्रसाद चौहान की 121वीं जयंती समारोह नोनिया स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। साथ ही जयंती समारोह मनाने के लिए तैयारी समिति का गठन किया गया। पूर्व बिहार विधान पार्षद गणेश भारती ने कहा कि देश की आज़ादी में नोनिया समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। विभिन्न सत्याग्रह और आंदोलन नोनिया समाज के लोग कुर्बानी देने का काम किया है। इस बैठक का मुख्य एजेंडा है नोनिया समाज में जन्म लेने वाले और इस देश की आज़ादी में अपनी पूरी कुर्बानी देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी मुकुटधारी प्रसाद चौहान जी का जयंती समारोह 1 मई को है। उसी जयंती समारोह को मनाने के लिए आज की बैठक बुलाई गई है। नोनिया समाज का एक इतिहास रहा है। नोनिया समाज के त्याग, कुर्बानी, बलिदान, संघर्ष को भुलाया नहीं जा सकता। इस देश में 1770 में नोनिया विद्रोह हुआ, जो नोनिया समाज के लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम किया। दूसरी लड़ाई 1917 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ, जिसमें नोनिया समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तीसरी लड़ाई 1930 में जब महात्मा गांधी जी ने साबरमती से नमक आंदोलन किए, तो उस नमक आंदोलन में नोनिया समाज के लोग का बड़ी भूमिका रही। 1942 के अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन में भी समाज के लोगों की बड़ी भूमिका रही। लेकिन दुर्भाग्य है इस आज़ाद भारत में कि जो वर्ग, जो समाज ने इतने लंबे संघर्ष करने के बाद भी आज भी आज़ाद हिंदुस्तान में अपने आप को उपेक्षित महसूस करता है। मान में, सम्मान में, धन में, दौलत में, इज्जत में, प्रतिष्ठा में, नौकरी में, सत्ता से यह समाज आज भी वंचित है। इस समाज का इतना कुर्बानी देने के बाद भी इतिहास लिखने वाले लोगों ने इतिहास के पन्ने में नोनिया समाज के त्याग, कुर्बानी, संघर्ष, बलिदान को इतिहास के पन्ने में लिखने का काम नहीं किया। रविवार को महाकाल सेवा दल की ओर से सिकंदरपुर गौशाला के निकट स्थित दल के कार्यालय में एक बैठक आयोजित किया गया, जिसमें आगामी 1 मार्च महाशिवरात्रि के दिन महादेव की बारात में शामिल भक्तों के स्वागत को लेकर चर्चा किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महाशिवरात्रि के दिन सर्वप्रथम दल के सभी सदस्यों के द्वारा गरीबनाथ मंदिर में सेवा दिया जाएगा और उसके बाद महादेव के बारात में आए सभी भक्तों पर दल के सदस्यों के द्वारा सरैयागंज टावर पर पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत करेगी। मौके पर प्रभात कुमार, दल के अध्यक्ष आकाश चौधरी, मीडिया प्रभारी आकाश सिंह राजपूत सहित दल के सभी सदस्य मौजूद रहे। आज 1 तारीख को जो शिवरात्रि है, बाबा का बारात जो बाबा गरीबनाथ के नगरी से जो निकलती है, वो बारात के स्वागत के लिए हम लोग आज महाकाल सेवा दल के तरफ से बैठक की है, जो सरैयागंज टावर पे इस बार हमारे महाकाल सेवा दल का वहाँ पे बाबा का बारात का स्वागत करने का निर्णय लिया गया है। तो उसमें हम लोग निर्णय लिए हैं कि वहाँ पे ठंडाई फूल बारिश करके, ठंडाई पिला करके, फल फूल दे करके बाबा के जो भी बाराती लोग आएंगे उनका हम लोग स्वागत करेंगे। रविवार को नवयुवक समिति ट्रस्ट मुजफ्फरपुर के सभागार में रविदास महासभा मुजफ्फरपुर की ओर से संत शिरोमणि रविदास की 645वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित महासभा के जिलाध्यक्ष सुरेश राम उर्फ भोला, मुख्य अतिथि शिवचंद्र राय, मुख्य वक्ता चंद्रेश्वर राम सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। आज रविदास महासभा जिला मुजफ्फरपुर द्वारा रविदास जयंती हम लोग मना रहे हैं। संत शिरोमणि रविदास जी का आज 645वां जन्म दिवस मना रहे हैं।
चूँकि यह कार्यक्रम शुरू हुआ 15 फरवरी से ही हम लोग कार्यक्रम में लगे हुए हैं। 15 फरवरी को गोचाँ ब्लॉक पर मनाए थे और 17 फरवरी को सकरा ब्लॉक पर मनाए थे, 19 फरवरी को मुसहरी ब्लॉक पर मनाए थे और आज 20 फरवरी को इस नवयुवक समिति ट्रस्ट के सभागार में हम लोग मना रहे हैं। चूँकि हम लोग का संगठन 16 प्रखंड में है, लेकिन इस कुछ भी पिछले 3 साल में कोरोना वगैरह के कारण थोड़ा सा नहीं हम लोग का संगठन जो है सो कमज़ोर पड़ गया था, जिसके चलते आगे का 16 ब्लॉक का कार्यक्रम निर्धारित नहीं हो सका। लेकिन आने वाला समय में हम लोग जो है सो 16 ब्लॉक का कार्यक्रम बनाएंगे और आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बिहार सरकार से कहना चाह रहे हैं कि भाई जो हमारे SC ST के लिए जो स्कॉलरशिप छात्र छात्राओं के लिए स्कॉलरशिप जो लागू था, जिसको बिहार सरकार ख़त्म किए हैं, स्कॉलरशिप को समाप्त किए हैं, वो स्कॉलरशिप पूर्ण बहाल हो और जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 4 लाख रुपया जो दिया जा रहा है तो उसको बढ़ा के 8 लाख रुपया किया जाए, जिसके लिए हम लोग रविदास महासभा की ओर से आने वाले समय में संगठन बनाएंगे और इस संगठन को और मजबूत करेंगे, धारदार करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।